नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडीशाला 2.0 के इस नए लेक्चर सीरीज में, जिसमें मैं आशेंद्र पटेल आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स लेके आया हूं। और दोस्तों स्पेशली ये वो करंट अफेयर रहे होंगे जिनमें आपको जो भी चीज़ें भारत में पहली बार की गई हैं, कुछ भी अगर पहली बार इस्टेब्लिश किया गया है तो उनकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊँगा, उनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरी लेक्चर सीरीज में करवाऊँगा। ठीक है, तो समय को ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें भारत का पहला अनाज एटीएम, दोस्तों एटीएम के बारे में आपने सुना होगा। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं इसको, और यहाँ से पैसे निकालते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से अनाज एटीएम जो होता है वहाँ से अनाज हम प्राप्त करते हैं। और वो कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप एक मशीन देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई है। ये मशीन का क्या है कि इसमें आप जो है राशन कार्ड या आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे या स्कैन करेंगे उसको, और ये आपको आपकी योग्यता के हिसाब से, ऐसा नहीं कि सबको अनाज मिलेगा, जो लोग एलिजिबल होंगे, जिस स्टेट में ये मशीन लगाई जाएगी उस स्टेट के अपने कुछ रूल्स होंगे जो उनको फुलफ़िल करेंगे, जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को अनाज मिलेगा। तो फिलहाल ये कहाँ पे लगाई गई है देख सकते हैं आप, ये लगाई गई है गुड़गांव में। ठीक है, गुरुग्राम बोलते हैं इसको, अब पहले गुड़गांव बोलते थे। और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये हरियाणा में है। ठीक है, ये हरियाणा में। और इस मशीन का नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया है अन्नपूर्ति। ठीक है, अन्न आप जानते हैं अनाज को कहते हैं, पूर्ति मतलब अनाज की जो आपको आपूर्ति करने वाली मशीन, तो अन्नपूर्ति इसको बोला जाता है। और दोस्तों इसकी खासियत क्या है, ये करीब करीब 70 किलो अनाज जो है वो 5 से 7 मिनट में आप इस मशीन से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है भारत में पहली बार ऐसी जो सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, तो आपको ये चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का पहला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूर्व चेतावनी भूकंप ऐप, मोबाइल ऐप। ठीक है दोस्तों, जितने भी पहाड़ों के स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे आप लद्दाख देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, आप हिमाचल देख लीजिए, यहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हिमालय है वो 2 प्लेट्स की बाउंड्री पे बना हुआ है। वो सब हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। तो वो बाउंड्री इंटरेक्शन की वजह से, बाउंड्रीज के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है प्लेट्स के बीच में, तो वहाँ से भूकंप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हिमालय पे भूकंप आता है तो भूस्खलन जैसी आपदा से भारी नुकसान होता है। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आईआईटी रुड़की के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये भारत का सबसे पुराना आईआईटी है, सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था अंग्रेजों को द्वारा। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, ये जो ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, ये आपको पूर्व चेतावनी देगा भूकंप के बारे में, ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। अगर आप मोबाइल में देखेंगे प्ले स्टोर में तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूकंप अलर्ट करके, और ये उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला है अपने आप में, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है। तो दोस्तों अब भारत का पहला वाटर प्लस शहर है इंदौर। अब वाटर प्लस शहर का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, किसी भी शहर में बहुत सारे पानी वेस्ट होता है, बहुत सारा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदियों में बहाया जाता है, जिससे नदियां प्रदूषित होती हैं। लेकिन इंदौर में क्या है, इंदौर में ऐसा नहीं है। इंदौर में जितने भी सीवेज वाटर है, जो भी गंदे पानी है, उनको ट्रीट करके फिर रिवर में फ्लो किया जाता है, या फिर जितने भी ड्रेनेज हैं सिटी में, जो भी जो भी नालियाँ वगैरह हैं, उन सब में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ पे पानी को साफ़ सुथरा करके ही नदियों में बहाया जाता है, या फिर और भी जो पानी फ्लो हो रहा है उनको भी साफ़ सुथरा रखा जाता है। तो इंदौर के बारे में यहाँ पे एक जानकारी आपको और बता दूँ कि ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और ये कब से, जब से ये स्वच्छता रैंकिंग आपकी शुरू की गई है, तब से इंदौर पहले स्थान पर काबिज है। और ये जो स्वच्छता रैंकिंग है, ये कौन सी मिनिस्ट्री जारी करती है, तो शहरी विकास मंत्रालय जो है, शहरी विकास मंत्रालय, ये जो है आपका ये रेटिंग निकालता है, रैंकिंग जो निकालता है कि कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है।
तो ये रैंकिंग निकालता है कौन? शहरी विकास मंत्रालय। और इंदौर सबसे स्वच्छ शहर भी है भारत का, और ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बन चुका है। तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? दोस्तों हरित का मतलब क्या, मैं अभी समझाता हूँ। जैसे कि आप आजकल न्यूज़पेपर वगैरह अगर पढ़ते हैं, जानते होंगे कि हाइड्रोजन अगला जो है एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होने वाला है, और ये एक बहुत ही क्लीन सोर्स होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन की मदद से, उसको एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो जो एमिशन होगा, जो उत्सर्जन होगा, वहाँ पे आपको पानी या भाप के रूप में होगा, जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। इसीलिए जो है हाइड्रोजन को एनर्जी के सोर्स के रूप में जो है डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो हरित हाइड्रोजन प्लांट है, इसका मतलब क्या है कि एक प्लांट है जिसमें हाइड्रोजन बनाया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, वो भी ग्रीन तरीके से। कैसे? देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन जो बनता है वो H2O को 2 भागों में तोड़ा जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, अब इस जो प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रक्रिया है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट देनी होती है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके माध्यम से आप जो है हाइड्रोजन मतलब वाटर को हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से उत्पादन हो जाता है। अब जो ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक करंट, अगर इसका उत्पादन हम रिन्यूएबल एनर्जी से करें, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है कि आप सोलर एनर्जी से करें या वाटर से करें या फिर एयर, जो आप देखते हैं बड़े बड़े जो टरबाइंस देखते हैं आप, उससे, तो इन सब तरीक़ों से अगर हम उसके इलेक्ट्रिक करंट को उत्पादित करेंगे और फिर उसका उपयोग हम हाइड्रोजन के उत्पादन में करेंगे, तो उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि हरित हाइड्रोजन। तो ये पहला जो हरित हाइड्रोजन प्लांट है वो IOCL ने लगाया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एक महारत्ना कंपनी है दोस्तों, महारत्ना कंपनी है। और ये कहाँ पे लगाया? मथुरा की रिफाइनरी में, मथुरा यूपी में है, और वहाँ के रिफाइनरी में ये जो है हरित हाइड्रोजन प्राप्त किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हरित हाइड्रोजन और कितने टाइप के हाइड्रोजन जो है होते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली अगर हम बनाने के हिसाब से देखें तो एक होता है ब्लैक हाइड्रोजन, एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन जो हमने अभी देख लिया, और एक होता है जो है ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये 4 टाइप से हाइड्रोजन बनाया जाता है, इसीलिए 4 टाइप के हाइड्रोजन के प्लांट होते हैं। जो ब्लैक हाइड्रोजन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोल के जरिए वो इलेक्ट्रिक करंट बनाई जाती है, जो आपने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। तो ये बेसिकली कोल से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो ग्रे हाइड्रोजन होता है, इसमें बेसिकली जो है फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो आप पेट्रोलियम से बनाया जाता है, इसीलिए इसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। ग्रीन आपको मैंने बता दिया है। और ब्लू हाइड्रोजन जो होता है वो भी फॉसिल से ही बनाया जाता है, लेकिन उसमें जो एमिशन होता है फॉसिल फ्यूल से बनाया जाता है, लेकिन जो उसमें एमिशन होता है, एमिशन मतलब है जब इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं तो जो उत्सर्जन होता है वो CO और CO2 होता है, इसको हम फिर से किसी और इस्तेमाल में ले आते हैं, इसीलिए इसको ब्लू हाइड्रोजन बोला जाता है। तो सबसे जो बेस्ट हाइड्रोजन होता है वो आपका ग्रीन होता है, उसके बाद आपका जो है वो होता ब्लू हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इसमें जो उत्सर्जन हो रहा है CO और CO2 को, उसको हम कैप्चर कर ले जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो हाइड्रोजन होता है वो ग्रे होता है। और सबसे जो मतलब एक तरह से कह सकते सबसे घटिया क्वालिटी का जो हाइड्रोजन होता है वो ब्लैक होता है, क्योंकि ये कोल से बनाया जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे पॉल्यूशन होते हैं, और भी जो ऐश देखते हैं, राख वगैरह जो होती है, जो हमारे लंग्स में जाके जमा हो जाती है और हमें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए सरकार का जो प्लान है वो ग्रीन हाइड्रोजन को फोकस करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन सोलर, वाटर और एयर से बनाया जाता है, जो कि एकदम ही फ़ायदेमंद सोर्स हैं इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करने के लिए। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूपीआई यहाँ पे देख सकते हैं और भीम और रुपे कार्ड, इन सबको अपने देश में लागू करने वाला कौन सा पहला देश है? वो है आपका भूटान। दोस्तों भूटान हमारा पड़ोसी देश है। अब भूटान से हमारे किन किन राज्यों की बाउंड्री लगती है वो आपको पता होना चाहिए। वो होते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री भूटान से लगती है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, यूपीआई क्या है। ठीक है, यूपीआई आप जानते हैं आजकल हर कोई यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका मतलब है कि आपका एक यूनिक पेमेंट इंटरफेस होगा जो सारे बैंकों से लिंक होगा। आपके पास एक यूपीआई आईडी होगी जो सभी बैंकों से लिंक होगी, जिसके थ्रू भी आप जो है दूसरे बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई भीम एक ऐप है जो यूपीआई के जरिए पेमेंट ट्रांसफ़र करता है। यूपीआई एक तरह से सिस्टम समझ लीजिए आप। भीम एक ऐप है जो यूपीआई पे काम करता है। और रुपे कार्ड जो है, जैसे आप सुनते होंगे वीज़ा, मास्टर कार्ड और ये सब कार्ड हैं जो कंपनी है बेसिकली एक तरह से, जो ये एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड ये सब प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे ही रुपे जो है वो इंडिया का कार्ड है। ठीक है, इंडियन कंपनी डेवलप किया है। और ये तीनों चीज़ें जो है यूपीआई, भीम और रुपे, ये तीनों ही डेवलप किया किसने? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और एनपीसीआई क्या है दोस्तों? एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इस्टेब्लिश हुई है। और इसमें सभी बैंकों के जनरली शेयर हैं, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है सबके शेयर हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यूपीआई, भीम और रुपे कार्ड, इन सबको एनपीसीआई ने डेवलप किया है। और जो है ये किस देश ने लागू किया अपने कंट्री में? भूटान ने। ठीक है, और एनपीसीआई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी है एक तरह से, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की पहली गाय अभ्यारण्य कहाँ पे है? मतलब एक तरह से इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, काऊ सेंचुरी। कि बेसिकली वहाँ पे जो भी गाय हैं जो इधर उधर भटकती हैं और उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कुछ उसमें से ऐसी गाय होंगी जो इंडेंजर्ड होंगी, कुछ अच्छी होंगी, तो उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनको खाद्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाए जी, ये सब चीज़ें यहाँ पे की जाएगी। तो भारत की जो पहली गाय अभ्यारण्य है वो आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2017 में। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूपी की पहली गाय अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यूपी का जो पहला गाय अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। ठीक है दोस्तों, मिर्ज़ापुर में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे है? फायर पार्क ये कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर ओडिशा में है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखना कि फायर पार्क होता क्या है। ठीक है, फायर पार्क का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ आग का कुछ सामान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फायर पार्क में बेसिकली क्या होता है कि आपको आग लग जाने पे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी या आपको एक तरह से डेमो दिया जाएगा। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे जो फायर सेफ्टी के ऑफिसर्स है वो बच्चों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ डेमो दिया जा रहा है। तो बेसिकली पूरे फायर पार्क में यही सब चीज़ें सिखाई जाएंगी कि कहीं पे आग लग जाए तो बचाव कैसे करना है, उसको बुझाना कैसे, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डिस्प्ले की जाएंगी। तो भारत का जो पहला फायर पार्क है वो भुवनेश्वर ओडिशा में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही भारत का पहला जो टायर पार्क कहाँ पे है? ठीक है, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? ये इस्टेब्लिश किया गया है कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पे है? बंगाल में है। ठीक है, अब इसकी खास बात जानते हैं क्या है? इसकी खास बात ये है कि जो टायर पार्क है ये सारा कुछ जो बनाया गया है ये वेस्ट टायर से बनाया गया। जो टायर यूज करके हम फेंक देते हैं उन्हीं सब टायरों से इसको बनाया गया है, ये टायर पार्क को। यहाँ डिफरेंट वैरायटीज़ के टायर रखे गए हैं।
एक तरह से जर्नी दिखाई गई है कि टायर्स कैसे डेवलप हुए, वो सब चीज़ों को दिखाया गया है। और ये सारा कुछ किया गया है कौन से टायर से, वेस्ट टायर से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब भारत का पहला जेंडर पार्क, यहाँ पे देख सकते हैं आप जेंडर पार्क, वो कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया, वो आपको किया गया स्टेब्लिश कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पे है, केरला में है। तो ये जेंडर पार्क का क्या मतलब है कि यहाँ पे जेंडर को प्रमोट किया जाएगा, जेंडर इक्वालिटी को, मेल फीमेल जेंडर को जो है इक्वली कैसे हम ट्रीट करें, कैसे फीमेल और मेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए, इन सब के बारे में जो है प्रमोट किया जाएगा इस जेंडर पार्क में। तो भारत का जो पहला जेंडर पार्क है वो कहाँ पे ओपन किया गया है, वो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरला में ओपन किया गया है। दोस्तों आपको केरला के बारे में यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है, डिजिटल विश्वविद्यालय है, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तिरुवनंतपुरम में इस्टेब्लिश किया गया है। ये भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय है जहाँ पे आपको डिजिटल साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में डिग्रियाँ मिलेंगी। इसका नाम क्या है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में कुदिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान कौन है दोस्तों, ये गवर्नर हैं केरला के। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और दोस्तों आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कई जगहों पे पूछा भी गया है, बाकी अगले कुछ एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। और आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन जो है हमारा, भारत का पहला चमड़ा पार्क। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पे है, इस्टेब्लिश किया गया है, वो इस्टेब्लिश किया गया कानपुर में। दोस्तों आप जानते हैं कानपुर दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, एक चमड़ा उद्योग के लिए और दूसरा कपड़ा के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए। कपड़े उद्योग के लिए इतना फेमस है कि इसको जो है नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि मैनचेस्टर एक जगह है, कहाँ पे है, ये ब्रिटेन में है। ठीक है, मैनचेस्टर जगह है ब्रिटेन में जहाँ टेक्सटाइल उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जब जो है रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में 1750 ईस्वी के आसपास जब शुरू हुआ था, उसके बाद मैनचेस्टर एक बहुत ही प्रमुख कपड़ा उद्योग की मार्केट के रूप में उभर कर आया था। यहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी हैं। ठीक है दोस्तों, और कानपुर किस नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे स्थित है। तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। दोस्तों हर वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे आज मैं जो बताना चाहता हूँ कि जो पहली फीमेल जज हैं भारत की वो कौन थी, और अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जज हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो भारत की पहली जो महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो लीला सेठ थी। तो ठीक है दोस्तों, किसी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी और पूरे भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ये सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपॉइंट होने वाली पहली महिला जज भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में अपॉइंट हुई, बाद में ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी। दोस्तों कुछ जानकारी यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है करंटली सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जज हैं, उनमें से 4 जज जो हैं वो फीमेल हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ इतनी सारी जज जो हैं वो फीमेल हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक जानकारी और दे दूं, जस्टिस नागारत्ना अगर ये बनती हैं तो 2027 में ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। भारत की, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की जो है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट फीमेल चीफ जस्टिस महिला होंगी, चीफ जस्टिस होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये बनती हैं तो 2027 में इनको बनना जो है एक तरह से तय है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ना हुई इधर उधर तो ये जो है पहली सुप्रीम कोर्ट की फीमेल चीफ जस्टिस बनेंगी। ठीक है दोस्तों, और पहली जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की,
जो फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की, उनका नाम क्या था? फातिमा बीबी, फातिमा बीवी। और ये कब बनी थी? 1989 में। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, चीफ जस्टिस नहीं, पहली महिला जज थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। तो दोस्तों महिलाओं का जजेस में जो रेशियो काफ़ी कम है। अगर मैं आपको हाई कोर्ट की एक छोटी सी पिक्चर दिखाऊं तो पूरे भारत में जितने हाई कोर्ट हैं उसमें केवल 77 महिला जज हैं, जबकि टोटल जो जज हैं वो करीब करीब 680 के आसपास हैं। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं की संख्या जजेस में कितनी कम है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है वुमेन एम्पावरमेंट में। तो देखते हैं सरकार इस पे काम करेगी और कैसे इसमें क्या होगा डेवलपमेंट, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर में 10 क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।